हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और जिसमें आप घटना चक्र की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। आज से मैं आपके जिन लोगों ने आईएएस का फॉर्म भरा होगा तो 25 मई को इसका पेपर है। तो 10 दिन के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। हालांकि आज हम कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे और इतिहास के बारे में कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाटककार भास की रचना है? काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्यायोग या महाभाष्य? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्यम व्यायोग। आइए डिस्कशन देख लेते हैं। भास जो पहले ज्ञात संस्कृत नाटककार थे, अब तक उनके कई पूर्व नाटकों की खोज हो चुकी है। उन्होंने महाभारत के प्रसंगों पर आधारित 5 नाटक लिखे हैं। मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कणबरम, उरुभंगम। भामा जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र पर काम किया था, माना जाता है कि उन्होंने संस्कृत ग्रंथ काव्य अलंकार की रचना की थी। नाट्यशास्त्र भरत ने लिखा था और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघभूमि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र, विशुद्धिमग्गो, सर्वास्तिवाद विनय या ललित विस्तार? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। संपूर्ण सर्वास्तिवाद विनय चीनी बौद्ध धर्म ग्रंथ में विद्यमान है। अपने प्रारंभिक इतिहास में सर्वास्तिवाद विनय चीन में सर्वसमान विनय परंपरा थी। नेक्स्ट, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये महायान सूत्रों में सबसे पुराने हैं। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं, एक है महायान और दूसरा है आपका हीनयान। महायान और हीनयान। तो ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो महायान सूत्र में सबसे पुराना है और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। ये दुर्लभ ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथों के साथ साथ चीनी एवं तिब्बती धर्म ग्रंथों दोनों में पाए जाते हैं। विशुद्धिमग्गो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश होने के साथ ही उत्कृष्ट सारांश एवं व्याख्या है। तो इसमें क्या लिखा है? थेरवाद। थेरवाद क्या होता है? हीनयान को ही थेरवाद कहते हैं। हीनयान का ही दूसरा नाम थेरवाद है। इसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखा था। नेक्स्ट, ललित विस्तार, ये एक महत्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। ये बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान यानी कि थेरवाद भी जिसको आप कह सकते हैं संप्रदाय के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। तो चलिए दोस्तों, आज अभी थोड़ा सा हम महायान और हीनयान के बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो आपको एक बार बता दूं कि बौद्ध धर्म के 2 भाग होते हैं, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है महान वाहन। तो ऐसा भी कूट वाले प्रश्न में पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है महान वाहन। इसमें बुद्ध को एक महान या दिव्य सत्ता के रूप में बताया गया है। बुद्ध को दिव्य सत्ता बताया गया है और इसके जो साहित्य हैं, जो ग्रंथ हैं, वो मुख्यतः संस्कृत में लिखे गए हैं। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो ये पूर्वी एशिया जैसे कि चीन,
जापान, कोरिया इत्यादि में फैला हुआ है, इसका विस्तार है। उसके बाद हीनयान की अगर बात की जाए तो अभी बताया था कि इसको एक और नाम है इसका थेरवाद, इसको थेरवाद के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बुद्ध को एक साधारण मनुष्य माना गया है कि जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, किंतु वो एक साधारण मनुष्य थे। तो इसमें बुद्ध को साधारण मनुष्य माना गया है, साधारण मनुष्य। और इसके जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसके ग्रंथ या साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। और इसका प्रसार दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसला के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर। उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया था? तो पहले यूनेस्को के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म तो आई होप आप सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूके में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में है। अगर वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 194 हैं, 194 इसके सदस्य देश हैं और इसके सह सदस्य 12 हैं। वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अंजोले हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अंजोले। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2। शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन एक आवासीय विद्यालय के साथ साथ प्राचीन भारतीय परंपराओं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवता की एकता की दृष्टि से आधारित कला का केंद्र था। ऐसा कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बचपन के दिनों में जो विद्यालय की जो उसका पढ़ाने का तरीका होता है, जिस तरह से बच्चों को पनिशमेंट देना या डांटना, तो उन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा आहत थे और इसीलिए उन्होंने अपना विद्यालय, जहाँ पर बच्चों को बहुत ही प्रेम से पढ़ाया जाए जैसा वो चाहते थे, इसकी उन्होंने स्थापना की थी। शांति निकेतन को वर्ष 2023 में यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। रानी की वाव जो कि गुजरात में है और ये सरस्वती नदी के तट पर है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में एक राजा की स्मृति में कराया गया था। किसकी स्मृति में कराया गया था? राजा की। मतलब रानियों की स्मृति में तो बहुत सारे इमारत बने हैं, लेकिन ये किसकी स्मृति में बनाया गया था? ये आपका एक राजा की स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। होयसल रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा भारत के 32वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। होयसल पवित्र मंदिर समूह, कर्नाटक। इसमें दक्षिण भारत में 12वीं सदी से, तो इस राजा का नाम क्या था? इस राजा का नाम था भीमदेव प्रथम और इनकी पत्नी यानी जिस रानी ने इसका निर्माण करवाया था उनका नाम था उदयमती। इन्होंने ही अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में इसका निर्माण करवाया था। अब रानी की वाव जिसको कि रानी की बावड़ी भी बोला जाता है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण राजा की स्मृति में यानी कि भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी उदयमती ने करवाया था। रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा भारत के 32वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। होयसल पवित्र मंदिर समूह, कर्नाटक। इसमें दक्षिण भारत में 12वीं से 13वीं शताब्दी के होयसल शैली के मंदिर परिसरों के प्रतिनिधि
उदाहरण शामिल हैं। तो मंदिरों की विभिन्न शैलियाँ प्रचलित हैं, आपको पता ही होगा। आप क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर कौन सी शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन एवं उनके विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थल में से एक है। तो ऐसा बोला जाता है कि इसकी स्थापना अशोक द्वारा की गई। इसकी स्थापना अशोक द्वारा की गई। और जो 4 पवित्र स्थल हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 पवित्र स्थल कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थल। पहला है लुम्बिनी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा सारनाथ जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और चौथा है कुशीनगर जहाँ पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, या इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये 4 पवित्र स्थल हैं बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? छऊ या छाऊ नृत्य, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य या कुंभ मेला। तो शामिल तो सभी हैं, लेकिन इसमें नवीनतम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा नृत्य। कुंभ मेले को 2017 में, छऊ नृत्य 2010 में, दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था, जबकि गरबा नृत्य को 2023 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध धर्म संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो स्तूप अवशेषों का निक्षेपागार तो होता ही है, क्योंकि इसके अंदर डेड बॉडीज़ होती हैं और ये किसी न किसी की स्मृति में बनाए जाते हैं, तो ये स्मारक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट, अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान और इधर उनके राज्य, इनका मिलान करना है। धौली, एरगुड़ी, जौगढ़, कालसी, इधर है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केवल 2 युग। केवल 2 युग। कौन कौन से सही होंगे? पहला और दूसरा सही है। यहाँ मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा होगा, और ये भी गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन, सोमनाथ किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। तो आपको पता ही होगा कि शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रथम स्थान प्राप्त है। दूसरे पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है और तीसरे पे महाकालेश्वर। तो आपको 3 तो ज़रूर याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम हिस्ट्री का टॉपिक लेकर के आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 ही दिन है। तो सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही हम ऐसे क्वेश्चंस को ही चूज़ करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन से बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएं।
तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।